हेलो दोस्तों, नमस्कार। उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पटवारी के शेड्यूल पेपर के बारे में, जो आज के दिन आयोजित हुआ था 8 जून को। उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, रुद्रसेन द्वितीय जिसका विवाह शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था, इसका संबंध किस वंश से था? रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ था, उसका संबंध किस वंश से था? तो जो इसका सही आंसर है वो है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश से हुआ था रुद्रसेन द्वितीय, वाकाटक वंश कहते हैं। देखिए, रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक वंश की परवरपुर नदी वर्मन शाखा महाराष्ट्र से संबंधित था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह इसी से हुआ था। प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन किस शासक के समय चित्रकार थे? कौन कौन थे? एक तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, वो किस शासक के समय चित्रकार थे? तो अगर इन शासकों की बात करें तो वो जहांगीर के समय चित्रकार थे। अब उस्ताद मंसूर है वो पशु चिकित्सक थे, पशुओं के चित्र बनाता था। और अबुल हसन है वो व्यक्तियों के चित्रकार बनाता था। तो ये जहांगीर के समय थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। निम्न में से जो गलत कथन है वो बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है, ये सत्य है। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 7 न्यायाधीश थे। प्रारंभ में जब सर्वोच्च न्यायालय जब स्थापित हुआ था तब उसकी संख्या थी 1 + 7 बराबर 8, कुल 8 थे। इसमें कुल 7 बता रहे हैं, तो इसलिए असत्य कथन दूसरा होगा। बाकी अगर बात करें तीसरे पे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने हेतु संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल संशोधन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी करने पर की शक्ति है वो संसद में निहित है, ये भी सत्य है। तो पहला, तीसरा, चौथा कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। इसमें प्रारंभ में 1 + 7 बराबर 8 थी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। लोक लेखा समिति में लोकसभा व राज्यसभा के क्रम से कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 15 + 7 बराबर 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं लोक लेखा समिति में। सोलसेट द्वीप व एलिफेंटा द्वीप भारत के किस तट पर स्थित है? तो ये भारत के सोलसेट द्वीप मुंबई के मुहाने पर स्थित है। सोलसेट व एलिफेंटा द्वीप है तो भारत के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट का एक भाग है कोंकण तट। पश्चिमी तट जैसे भारत का ये जैसे पश्चिमी तट होगा ये, तो यहाँ पर जो गुजरात का वो भाग है वो हो गया काठियावाड़ी। उसके जस्ट नीचे मुंबई के सामने वाला भाग है कोंकण तट। नीचे आएगा कन्नड़ तट और सबसे नीचे आएगा मालाबार तट। काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ व मालाबार तट आता है। तो जो कोंकण तट है यहाँ पर ये सालसेट व एलिफेंटा द्वीप स्थित है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में स्थित साधन संपन्न द्वीपों वाले बोगनविले ने प्रत्यक्ष स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए मतदान किया। वर्तमान में ये किस राष्ट्र का हिस्सा है? तो पापुआ न्यू गिनी का वर्तमान में हिस्सा है। बोगनविले राष्ट्र है जिन्होंने प्रथम स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए मतदान किया है। डेंगू रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? डेंगू रोग की जांच के लिए इनमें से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोरिकेंट। ये डेंगू रोग के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। निम्नलिखित कथन में से असत्य कथन बताना है। सलेमाबाद अजमेर में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है, सत्य है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में करवाया था, इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि इसमें तारागढ़ का दुर्ग का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था। अकबर ने मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया था 1570 में, इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। तो तारागढ़ नहीं, ये होगा मैगजीन दुर्ग। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो समाधि है वो अजमेर में है और लूणी नदी का उद्गम भी अजमेर के नागपाट से है। ये सभी सत्य हैं। इसमें असत्य कथन होगा वो दूसरा हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 9 पे बात करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन जिसकी प्रसिद्ध दरगाह अजमेर में स्थित है, निम्नलिखित में से किस सिलसिले से संबंधित है? तो ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर दरगाह है वो चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। इंडियन हिस्ट्री में एक प्रश्न आता है, ये जो सभी सिलसिले हैं जैसे कादिरी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, नक्श सिलसिला या चिश्ती सिलसिला, इनके भारत में प्रवेश के क्रम का भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले कौन सा सिलसिला भारत में प्रवेश किया, स्थापित हुआ। तो इनका सबका क्रम पूछा जाता है। भारत में ये सभी भारत में इन्होंने प्रवेश किया था। सुहरावर्दी सिलसिला भी भारत में था, कादिरी सिलसिला भी था, नक्शबंदी सिलसिला भी था। तो ये सभी सिलसिले थे। जैसे सुहरावर्दी सिलसिले अपने जो नागौर अतारकिन की जो दरगाह है सुल्तान अतारकिन हमीदुद्दीन नागौरी, वो सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। बाकी चिश्ती जो अजमेर है वो चिश्ती दरगाह है वो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। तो इनका जो आने का क्रम है वो सबसे पहले आई थी, इसमें से चिश्ती संप्रदाय है वो सबसे पहले आई थी 1 नंबर पर। इसके बाद में 2 नंबर पर सुहरावर्दी आई थी। तीसरे नंबर पर इनमें ऑप्शन में नहीं है, वो आई थी फिरदौसी सिलसिला। चौथे नंबर पर इसके बाद में आई थी नक्शबंदी सिलसिला और अंतिम में आई थी कादिरी सिलसिला। तो इनका क्रम क्या रहेगा? 1 नंबर पर रहेगी चिश्ती, फिर 2 नंबर पर रहेगी सुहरावर्दी, फिर 3 नंबर पर रहेगी फिरदौसी, फिर चौथे पर रहेगी नक्शबंदी और 5वें पर रहेगी कादिरी। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? अगर 2011 की जनगणना के साक्षरता दर की बात करें तो राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है, जिसमें पुरुषों की जो साक्षरता अगर दर अलग से पूछे तो 79.7 होगी और महिलाओं की पूछे तो 5.2 होगी। कुल साक्षरता 66.1% है, पुरुषों की और महिलाओं की साक्षरता, ये तीनों याद रखनी है। निम्न कथनों पर विचार करना है। बागोर, भीलवाड़ा व तिलवाड़ा बाड़मेर नामक पुरातात्विक स्थलों से मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। ये दोनों स्थल है बागोर व तिलवाड़ा, दोनों यही मध्यकालीन पाषाण से संबंधित है। नवपाषाण युगीन संस्कृति के राजस्थान में कोई प्रमाण नहीं मिले, बिल्कुल ये भी कथन सत्य है। नवपाषाण कालीन के भी राजस्थान में कोई प्रमाण नहीं मिले, दोनों कथन सत्य हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे, बैराड़ से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो तीसरा कथन असत्य है, पहला 2 सत्य हैं। अभी इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। प्रश्न नंबर 12 है, अरावली के ढालों पर विशेषतः किस फसल की खेती की जाती है? तो अरावली में सर्वाधिक जो खेती की जाती है उनकी ढालों में वो मक्का की खेती की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, सत्य है। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है, बिल्कुल सत्य है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई 692 किलोमीटर लंबाई केवल राजस्थान में है, ये असत्य है। 80% राजस्थान में है, बाकी 20% गुजरात में है, तो ये असत्य, ये एकदम असत्य कथन है। अरावली पर स्थित दर्रे को नाल कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, तो अरावली पर्वतमाला का अपने राजस्थान में अगर बात करें तो इस तरीके से राजस्थान में विस्तार है। तो यह जो क्षेत्र है वो हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी, ये क्षेत्र हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी। प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान के संपूर्ण भूभाग का 7% भाग अरावली पर्वतीय प्रदेश है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग अरावली प्रदेश में रहता है। राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य करता है। इसमें असत्य कथन पहचानना है, असत्य कथन बताना है। तो इसमें देखिए जनसंख्या 10% बिल्कुल सत्य कथन है, और
जल विभाजक रेखा वाला बिल्कुल सत्य कथन है। जैसे सर्वाधिक वर्षा वाली जिले की बात करें तो ये झालावाड़ है, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए ये कथन असत्य हो गया। और जो संपूर्ण भूभाग का 7% भाग अरावली है, ये असत्य कथन हो गया। तो पहला और तीसरा दोनों असत्य कथन है। इसका सेंसर हो जाएगा 1 और 3। अरावली है वो संपूर्ण भाग का 9% है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, जो अरावली में स्थित नहीं है। बाकी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, जो सिरोही में स्थित है। करेक्ट द स्पेलिंग, स्पेलिंग को करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इसमें से सैडेस्ट की सबसे करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी CSADDEST, सैडेस्ट होगी, जिसमें सबसे सी आंसर हो जाएगा करेक्ट स्पेलिंग। चूज द राइट ऑप्शन ऑफ लवर, लवर का राइट ऑप्शन होता है LOVE+ER, इसका सही आंसर हो जाएगा C। निरक्षर का सही संधि विच्छेद होगा नी, विसर्ग संधि है निधन अक्षर, पहला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें? तो प्रत्येक है वो अवयवी भाव समास का उदाहरण है। साफ साफ है वो अवयवी भाव का उदाहरण है। और दरअसल भी अवयवी भाव समास का उदाहरण है। तो इसमें उदाहरण कौन सा नहीं है वो बात करनी है हमें। तो अवयवी भाव समास का जो उदाहरण है वो विद्यालय है, विद्या के लिए आलय, ये तत्पुरुष समास है, इसलिए सही आंसर B हो जाएगा, विद्यालय। अब ये रीजनिंग के प्रश्न है। 38 छात्रों की कक्षा में सुनील का स्थान ऊपर से 18 है, तो बताइए कि उससे नीचे से स्थान क्या होगा। 38 छात्रों में ऊपर से 18 है, तो इसका नीचे से स्थान हो गया 20 + 1, 21वां स्थान नीचे से हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 21। छात्रों की एक पंक्ति में सरोज का स्थान बाएं से 7वां स्थान है और अमन का स्थान उसी पंक्ति में दाएं से 10वां है, तथा उनके बीच में 7 छात्र है, तो पंक्ति में कुल छात्र कितने होंगे? 7 + 7 + 10, 24 छात्र होंगे। 5 पुस्तकें ABCDE है, एक मेज पर रखी है। यदि A को E के नीचे तथा C को D के ऊपर रखा जाता है और B को A के नीचे रख दिया जाता है तथा D को E के ऊपर रखा जाता है, तो ये जो है वो क्रम बनेगा। तो सबसे तल को स्पष्ट करने वाली पुस्तक कौन सी होगी, अर्थात सबसे नीचे कौन सी पुस्तक होगी? सही आंसर हो जाएगा हमारा B। एक निश्चित सरल ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% घटा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे? बिल्कुल 800 रुपये 3 वर्ष में 1052 हो जाएंगे। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा? 2500 से 3300 8% की दर से, अर्थात 800 रुपये ब्याज होगा 4 वर्षों में। इसका सही आंसर हो जाएगा D। MS एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है। MS एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है एक्सेल वर्कबुक। इसका सही आंसर हो जाएगा C, एक्सेल वर्कबुक। तो दोस्तों ये था आज का शेड्यूल पेपर 8 जून का। बाकी शेड्यूल पेपर भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद।